हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विदम ट्यूटोरियल्स। एंड इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आई हूँ आपका सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 का, जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस ऑफिशियल सैंपल पेपर से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है वर्सेस सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एज इट इज एक्चुअली पेपर में पूछने वाला है, क्या पेपर का लेवल रहने वाला है, कितनी तैयारी तुम्हें और करने की जरूरत है। तुम्हें एक बहुत अच्छा आइडिया इस सैंपल पेपर में से मिल पाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट करवाने वाली हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मैक्रो का भी सैंपल पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए हम करेंगे मैक्रो का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको एक बहुत अच्छे से आइडिया लग सके कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी हो गई है। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं शुरू हमारे पहले एमसीक्यू से। रीड द गिवन इमेज केयरफुली। इस इमेज में हमें क्या पूछा गया है और हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। दो चीजें यहाँ पर मिसिंग है, इन्हीं दोनों चीजों को हमें ढूंढना है। ठीक है, एनवायरमेंट वाले चैप्टर नंबर 7 से ये चैप्टर जो क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच इंडिकेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द एनवायरमेंट। हमारा एनवायरमेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, रिसोर्सेज देता है, एसिमुलेट वेस्ट करता है, लाइफ को सस्टेन करता है, ये भी सच है, एस्थेटिक सर्विसेज भी हमें देता है, ये भी सच है, जनरेट वेस्ट, एनवायरमेंट क्या वेस्ट जनरेट कर सकता है, कर ही नहीं सकता, उल्टा हो गया ना, प्रोवाइड ऑनली रिन्यूएबल रिसोर्स, ये भी गलत है ना। तो तुम्हें पता है ना, बचपन से पढ़ते हो ना, एनवायरमेंट रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ये दोनों ही चीजें जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाली हैं। ठीक है, तो हमारी जो है एनवायरमेंट का फंक्शन क्या है, चार है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, वेस्ट को एसिमुलेट करना, लाइफ को सस्टेन करना, एस्थेटिक सर्विसेज देना। बेटा इसके ऊपर ना, इसके ऊपर फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स हमें एमसीक्यू देखने को मिला है। तो चार हेडिंग्स ही तो है, 1 2 3 और 4, चार हेडिंग्स है, 4 पॉइंट से याद कर लो, एक एमसीक्यू में तुम्हारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, और हमें बताना है इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट कौन सा सच है कौन सा गलत है। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमें ये बताना है। द ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स की वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो वर्ल्ड भर में फेमस थी वो कोलैप्स हो गई थी, ये चीज बिल्कुल सच है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीवीए इंक्रीज्ड। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया और वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ गया, ये तो गलत है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, बेटा जब मैं पहले वाले में खुद बोल रही हूँ कि मेरी इंडस्ट्रीज तो तबाह हो गई, अगर इंडस्ट्रीज तबाह हो गई तो उनका जीवीए कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ जाएगा, ये चीज नहीं हो सकती ना। तो ये चीज फॉल्स है, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। ठीक है, आपको खुद को देखने में समझ आ रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे से उल्टा है। अगर इंडस्ट्री तबाह हो गई तो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ नहीं सकता। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में उल्टा है बिल्कुल। एंड सिमिलरली तो फर्स्ट वाले में भी देखो, वेस्ट जनरेट नहीं कर सकता, मतलब ये दोनों बिल्कुल ही गलत दिए। इन दोनों में से कुछ भी ऐसा नहीं था, दोनों ही ऑप्शंस में जो तुम्हें ना समझ आए, जो तुम मार्क ना कर सको, दोनों ही काफी ज्यादा आसान एमसीक्यूज यहाँ पे थे। ठीक है, फिर से हमारे पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन मुझे बोलता है द एजुकेशन कमीशन हैज रिकमेंडेड एटलीस्ट 4% ऑफ द जीडीपी टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। जी नहीं, ऐसा नहीं बोला गया है। यहाँ पे एजुकेशन कमीशन ने हमारा 6% बोला था, वो भी हमारी जो सरकार का खर्चा है उसका। ठीक है, 6% स्पेंड करना है एजुकेशन पे, तो एजर्शन हमारा फॉल्स है। अगर एजर्शन फॉल्स हो जाता है तो चारों में से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी वही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एजर्शन फॉल्स सिर्फ इसमें है, बाकी सब में एजर्शन ट्रू बोला गया है, तो ऑप्शन डी होगा। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन स्टेपिंग अप एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन ओवर द इयर्स टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। तो गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है ओवर द इयर्स, ये चीज सच है। सरकार ट्राई कर रही है कि वो 6% की लिमिट को जो है कर सके फुलफिल, की 6% वो खर्चा करे एजुकेशन पे, पर वो सरकार कर नहीं पा रही है, अभी तक वहां पहुंची नहीं है। तो रीजन तो ट्रू है पर एजर्शन मेरा यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, अगली चीज, अगला मेरे पास आता है फिलअप टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला गया है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इकोनॉमिक सिस्टम दैट फंडामेंटली इंप्लाइज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ। हमारे पॉलिसी मेकर्स ने किस तरीके का सिस्टम अपनाया। 3 तरीके के सिस्टम थे हमारे पास, या तो हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था, या हमारे पास कैपिटलिस्ट था, या सोशलिस्ट था। सोशलिस्ट में सिर्फ गवर्नमेंट होती, कैपिटलिस्ट में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, मिक्स्ड में दोनों। हमने अपनाया मिक्स्ड, जिसमें हमारा प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों कोएग्जिस्ट करते, इसको हमने अपनाया था। हमारे पॉलिसी मेकर्स ने जब प्लानिंग सिस्टम शुरू किया उससे पहले मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 22, द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इन कंटेम्पररी इंडिया कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस। कहते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, देखो पहले क्या था, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से हमें जो है रूरल एरिया में जो है लोग फार्मर्स जो है क्रेडिट लेते थे। अब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आ गया, उसमें क्या क्या आया, उसमें रीजनल रूरल बैंक आए, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, चारों तरीके के बैंक उसमें आए थे। ठीक है, तो चारों तरीके के बैंक उसमें आए थे। इसके अलावा नाबार्ड उसमें आया था, इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उसमें आए थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी उसके अंदर आए थे। तो ये सारी चीजें आई थी जब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आया था। तो ऑप्शन होगा चारों के चारों, ऑप्शन नंबर डी हमारा होने वाला है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें निकालना है अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो 1991 में हुए थे। तो 1991 में हमारे पास आया था लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज। लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज में जो लिबरलाइज था उसके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आए थे। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये मुझे बताना है। इनेबल्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये चीज हुआ था। ठीक है, एज वेल एज फॉरेन बैंक, ये अब हो पाया। पहले प्राइवेट और फॉरेन सेक्टर बैंक अलाउड नहीं थे, अब अलाउड हो गए थे, तो ये सच है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट रेज टू 74%, ये भी चीज सच है। बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दी थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये भी सच है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से हम इन्वेस्टमेंट ले सकते थे, पहले नहीं हो पा रहा था। चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर, ये उल्टा दे दिया। तो मैं टेक्निकली ये स्टेटमेंट पढ़ के लगेगा ये स्टेटमेंट तो पड़ी हुई है, ये भी सच होगा, नहीं उल्टा है। इनका जो आरबीआई का हमने रोल चेंज किया था वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर किया था, फैसिलिटेटर से रेगुलेटर नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी इसमें आंसर आ जाएगा। China's demographic problem of 4:1 resulted in higher proportion of elderly individual compared to the younger population. This was primarily due to implementation of, हमने क्या बोला कि चाइना में क्या हुआ, एक हमारे जो एल्डरली पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई, यंगर पॉपुलेशन कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ था? सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था इसका, जो कि था वन चाइल्ड पॉलिसी, कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई। उस वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर क्या हुआ, लोगों को बोला तुम सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसकी वजह से ओल्ड एज लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई, छोटे बच्चों की पॉपुलेशन कम हो गई, क्योंकि वन चाइल्ड पॉपुलेशन, वन चाइल्ड पॉलिसी थी, वन ही चाइल्ड पैदा हो सकता था, उससे ज्यादा हो नहीं सकता था। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, अगली चीज, डैश वाज सेटअप इन 74 में एक ही चीज हुई थी, दैट इज सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वैसे भी आप देख सकते हो इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस टू मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, वाटर एंड एयर पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के लिए हमने क्या किया था, सीपीसीबी को एस्टैब्लिश किया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एस्टैब्लिश किया था। आइडेंटिफाई द सिचुएशन इंडिकेटेड एंड चूज द करेक्ट। कौन सी सिचुएशन यहाँ पर हमने बताई है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये हमें बताना है। इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी जीडीपी ग्रो हो रही है, however the economy faces significant challenge in creating the job opportunities, employment opportunities। ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी तो बढ़ रही है, पर एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं रही। तो ग्रोथ तो हो रही है, पर वो ग्रोथ कौन सी है, जॉबलेस ग्रोथ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, जॉबलेस ग्रोथ के तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जॉबलेस ग्रोथ के बारे में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हैं। ड्यूरिंग द पीरियड दिस dash led to increase in the milk production in India by about 10 times। क्या हुआ था जिसकी वजह से हमारे देश में मिल्क की प्रोडक्शन जो है एकदम से बढ़ गई थी? तो उसके लिए बेटा हमारे पास हुआ था ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, हमारे पास ऑपरेशन फ्लड आया था, उसकी वजह से हमारा जो है मिल्क का प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 10 गुना बढ़ गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था, गोल्डन नहीं था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था। वैसे भी सोच के देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मिल्क से कोई लेना देना नहीं होगा, इंडस्ट्रीज का, ठीक है, खाने की चीज है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमें पता ही है इस टाइम पे नहीं होती। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा क्या हुआ था, मिल्क नहीं बल्कि क्रॉप्स को हमने इंक्रीज करना चाहा था। ठीक है, एंड गोल्डन रेवोल्यूशन भी नहीं हुई थी। ऑपरेशन फ्लड इसका आंसर होगा। ठीक है, अब एमसीक्यूज होते हैं खत्म। अगली चीज हमारे पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली अप्रेज द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो जब गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेकर आई 1991 में, उस दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट करी थी, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब था कि गवर्नमेंट की जो सरकारी कंपनीज थी, देखो हमने क्या किया था, जब हम 5 ईयर प्लान्स लेकर आए थे, जब हम अपना क्या कहते हैं लाइसेंसिंग कर रहे थे, जब हम आईपीआर लेकर के आए थे, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या किया था, प्राइवेट सेक्टर को बोला था तुम घर बैठो, तुम कुछ नहीं करोगे, सरकार ही सब कुछ करेगी, सरकार ही इंडस्ट्री बनाएगी, बिजनेस करेगी। लेकिन हमें फिर समझ आया कि सरकार के जो बिजनेस है वो लॉस मेकिंग बिजनेस है, उनसे तो कुछ काम चल नहीं रहा। तो इसलिए सरकार ने क्या किया था, 1991 में जो चैप्टर 3 है उसके रिफॉर्म्स के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट किए थे। सरकार ने अपनी सरकारी कंपनीज के शेयर्स को जो है सेल ऑफ किया था। सरकार ने अपनी सरकारी कंपनीज के शेयर्स को सेल ऑफ क्यों किया था, क्योंकि जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी सरकार की, सरकार
ने सोचा अगर वो प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाएंगी तो वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बन जाएंगी। सरकार चाहती थी कि उनके जितने भी पीएसईज हैं अब वो एफिशिएंटली काम करने लग जाएं, उनमें एक डिसिप्लिन आ जाए, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेरी कंपनीज में आएगा, तभी आएगा जब वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगी। जब तक वो सरकार के अंडर ही रहेंगी तो करप्शन होगा, रेड टेपिज्म होगा, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा। उनकी जो लॉस मेकिंग कंपनीज है वो कभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पाएंगे। तो सरकार चाहती थी कि जितना भी प्रॉब्लम इन कंपनीज में है वो सारी सॉल्व हो जाए। वो सॉल्व तभी होंगी जब वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहा। तो आप यहाँ पे पॉइंट्स क्या बना सकते हो कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी उनके लिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। ग्लोबलाइजेशन इज एसेंशियल आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन इन एन इकोनॉमी। देखो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरल का मतलब होता है फ्री छोड़ देना, खुला छोड़ देना, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाना। लिबरलाइजेशन का उल्टा होता है रेगुलेशन किया था सरकार ने चैप्टर 2 में, ठीक है। चैप्टर 3 में सरकार ने क्या किया? लिबरलाइजेशन मतलब सरकार ने फ्री कर दिया, खुला छोड़ दिया, तुम्हें जो दिल करे तुम वो कर सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है। तो जब सरकार फ्री छोड़ देगी लोगों को तो सरकार ऑब्वियसली इकोनॉमी को भी फ्री छोड़ देगी, ओपन कर देगी, इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को होने को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने को अलाउ कर देगी, लोगों को रोकेगी नहीं। तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते, नहीं। सरकार क्या करेगी? फ्री छोड़ देगी। लिबरलाइजेशन का मतलब ही यही है कि तुम्हें फ्री कर दिया जाएगा, कोई भी टैक्सेस, कोई भी लाइसेंस, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ नहीं लगाया जाएगा। तो जब भी ऐसा होगा तो अपने आप से जो है ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि लिबरलाइजेशन के अंदर हम जो है फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स भी लाते हैं, फॉरेन ट्रेड में रिफॉर्म भी हमें लाने पड़ते हैं लिबरलाइजेशन के अंदर, कि मैं फॉरेन ट्रेड को नहीं रोकूंगा, मैं फॉरेन ट्रेड को भी फ्री कर दूंगा, लिबरल कर दूंगा, ये सरकार को बोलना पड़ता है अंडर लिबरलाइजेशन, जिसकी वजह से अपने आप ही ग्लोबलाइजेशन तो एक एज एन आउटकम निकल के आ ही जाता है। जब हम लिबरलाइजेशन करते हैं तो हम अपनी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाते हैं, इकोनॉमी को ओपन अप करते हैं, क्योंकि हमें हर चीज को फ्री करना है। तो ग्लोबलाइजेशन उसकी वजह से अपने आप हो जाती है, ठीक है। ये चीज आप इसमें बता के आओगे। तो मेजर द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी, लिबर्टी इंडिकेटर्स। देखो लिबर्टी इंडिकेटर्स का ना टॉपिक हमारा बेटा होता है चैप्टर 8 में। काफी बच्चों को तो पता भी नहीं होगा ये कहां से आ गया, बच्चों को लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन ये चैप्टर 8 में है। आपका अगर संदीप गर्ग है तो आपके ऑलमोस्ट चैप्टर 8 के लास्ट पेज पे छोटा सा ब्लू कलर का बॉक्स होगा जिसमें ये दिया हुआ होगा। प्लीज लिबर्टी इंडिकेटर्स को पढ़ के जाना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। 5 में से 1-2 सेट में जरूर ये देखने को मिल सकता है, ठीक है, पहले भी आया है। लिबर्टी इंडिकेटर्स में देखो हमने ये बोला कि जो हमारा चैप्टर 8 है उसमें हमने इंडिया को और पाकिस्तान को और चाइना को कंपेयर किया। हमने कंपेयर करके देखा कि जो चाइना है वो क्लियर विनर है, हर चीज में वो अच्छा है, लोग गरीब नहीं है, लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, इंडस्ट्री भी अच्छी है, सर्विस सेक्टर भी अच्छा है, सब अच्छा है, चाइना में हर चीज अच्छी है। चाइना इंडिया से भी अच्छा है, पाकिस्तान से भी अच्छा है, बहुत आगे है। लेकिन चाइना में क्या है? लिबर्टी नहीं है। चाइना में सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे लोगों को अपने खुद के डिसीजन लेने, अपने खुद की बात बोलनी, अपने खुद के चीजों को बताना पब्लिक में अलाउड नहीं है। लोग अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, कपड़े नहीं डाल सकते, मूवीज नहीं देख सकते, गाने नहीं सुन सकते। हमारे देश में ऐसा नहीं है। बहुत कम जो है चीजें सरकार रोकती है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप अपने आप से कर सकते हो। क्या डालना है, क्या खाना पीना है, कहाँ जाना है, क्या सुनना है, वो आप कर सकते हो। किसको वोट करना है आप वो कर सकते हो। सरकार आपको नहीं रोकती। सरकार ये नहीं बोलती कि एक ही सरकार है, एक ही पार्टी है, उसी को वोट करना है। हमारे देश में फुल लिबर्टी है, चाहे गरीबी है, चाहे अर्बनाइजेशन नहीं है, चाहे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर लोग फ्री हैं, लोग लिबरल हैं, लोगों को खुला छोड़ा हुआ है। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तुम्हें अपने ओपिनियन रखने हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रखो, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। चाइना में लोगों को रोका जाता है, एंड लोगों को अगर फ्री नहीं रखोगे तो लोग खुश नहीं रहेंगे। तो टेक्निकली हम इसके अंदर ये कहना चाहते हैं कि भाई तूने मटीरियलिस्टिकली तो सब कर लिया, तुमने लोगों को अर्बनाइजेशन भी दे दी, गरीबी से बाहर निकाल दिया, अच्छी हेल्थ दे दी, सब दे दी, तुमने फ्रीडम तो दी नहीं। सोशल और पॉलिटिकल चीजों पे बोलने का अधिकार तो लोगों को मिला नहीं, तो लोग तो लिबरल हुए ही नहीं, लोग तो फ्री हुए ही नहीं। तो इस वजह से हम चाहे चाइना को बोल दें कि तुम बहुत सारी चीजों में हमसे आगे हो, लेकिन क्योंकि वहां पे लिबर्टी इंडिकेटर्स जो है हम उसको कंसिडर नहीं करते। अगर लिबर्टी इंडिकेटर्स को कंसिडर किया जाता तो शायद चाइना इतना आगे ना होता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत चीजें खराब है पर लिबर्टी है। तो हमें लिबर्टी इंडिकेटर्स को भी जो है कंसिडर
करना चाहिए बाकी सारी चीजों के साथ जिनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट कि लिबर्टी इंडिकेटर्स को भी कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीजों में तो चाइना हमसे आगे है पर इस केस में हमसे आगे नहीं है। तो जब तक हम लिबर्टी इंडिकेटर्स को कंसीडर नहीं करेंगे तब तक हमें एक्चुअल में पता नहीं चल पाएगा कि लोग कितना खुश हैं, लोग कितना फ्रीली अपने ओपिनियंस को रख सकते हैं, लोग एक्चुअल में क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हमें पता ही नहीं चलेगा। तो एक्चुअल में वहां के ह्यूमंस कितने डेवलप्ड हैं, कितने हैप्पी हैं, उनके इमोशंस वो हमें नहीं पता चल पाएंगे जब तक हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट और ये सारे रीजन बताओगे। In the light of the given text, discuss two reforms responsible for the rapid economic growth of China. Economic growth के क्या-क्या reforms थे वो बताने हैं। The reform process implemented in this commonly known as open door policy encompassed a wide range of reforms across the sectors like this. They played a pivotal role. तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है? देखो यहाँ पे जो two reforms पूछे वो GLF और proliferation cultural revolution नहीं पूछा है। क्यों? क्योंकि economic reforms की बात आ गई है बेटा, यहाँ पे GLF की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी आ गई है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि रिफॉर्म्स आए हैं, वर्ड रिफॉर्म एज इट इज यूज हो गया है। तो बेटा यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो चाइना अपने कब लाया था 78 में लेकर आया था उसकी बात हो रही है, जिसमें चाइना में दो रिफॉर्म का बताने का क्या मतलब है कि दो फेजेस में चाइना इन रिफॉर्म्स को लेकर के आया था, दो फेजेस में लाया था। फेज 1 में चाइना ये रिफॉर्म लेकर आया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड के सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में चाइना फेज 1 में ये रिफॉर्म्स लाया था कि पहले हम एग्रीकल्चर को इंप्रूव करेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर के अंदर कम्यून्स बनाए गए थे बहुत सारे, ठीक है, वो सब चीजें हुई। तो वो फेज 1 में हुआ। फेज 2 में चाइना ने क्या किया, अपनी इंडस्ट्रीज को जो है उनमें रिफॉर्म लेकर आया चाइना, इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया, प्राइवेट लोगों को बोला कि तुम आओ इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिजनेस करो और जो हमारे सरकारी कंपनीज है उनके साथ कंपटीशन करो। तो दो फेजेस में रिफॉर्म हुआ था, उसको यहाँ पे पूछा गया है। फेज 1 में चाइना ने फेज 1 में अपने एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में रिफॉर्म लाया और फेज 2 में चाइना अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म लाया। बेसिकली फेज 2 में आप कह सकते हो चाइना प्राइवेटाइजेशन करके गया था, ठीक है, जैसे हमने एलपीजी में किया था। ये सब हुआ था 1978 में। प्लीज यहाँ पे आप जीएलएफ और इन सब चीजों से कंपेयर मत करना, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला है, बाकायदा ओपन डोर पॉलिसी की बात हो रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। यहाँ पे क्योंकि 2 रिफॉर्म बता दिए तो बच्चे सोचते हैं जीएलएफ और ग्रेट प्रोलिटरेशन कल्चरल रेवोल्यूशन लिखना है, वो नहीं लिखना, 2 फेजेस बताने हैं ओपन डोर पॉलिसी के अंडर जो 1978 में हुआ था। वैसे भी लेट 1970s है, 1970 के एंड में यही आया था, ठीक है, ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन, जीएलएफ वो सब पहले आ गया था 50s में 60s में, ठीक है, ये सब बाद में हुआ था। Under this, the G20 nations pledged to reach global net zero emissions by this, ठीक है। तो अब हमें इसको रेशनल बिहाइंड दिस हमें बताना है। तो पहली चीज तो टेक्निकली हाई चांसेस है कि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। G20, G7 ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब इन्होंने इसमें डाल दिए सैंपल पेपर में, ठीक है, बट ज्यादातर कभी भी पीवाईक्यूज में ये चीज लॉन्ग में नहीं पूछी जाती है। अगर पूछी भी जाती है तो एज यू कैन सी और में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बोला ये गया है कि G20 नेशंस ने दिल्ली डिक्लेरेशन के अंडर ये बोला था कि हम जो है ग्लोबल नेट जीरो एमिशन कर देंगे 2030 तक। ग्लोबल बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या था, दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर बेसिकली सभी के सभी G20 नेशंस ने मिलके ये प्लेज लिया था कि हम सब क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे देश ऐसे काम करेंगे जिससे कि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग कम हो। वो कैसे करेंगे, अपने जितने भी कन्वेंशनल चीजें हैं उनको यूज करना छोड़ेंगे, ऐसी चीजों को यूज करेंगे जो एनवायरमेंट के लिए अच्छी है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करोगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज खत्म करोगे, ठीक है, कन्वेंशनल चीजों का यूज करना खत्म करोगे, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, इन सब चीजों का यूज करोगे ताकि ऐसी चीजें यूज हो जिनसे ग्लोबल वार्मिंग ना हो। ऐसी चीजों का यूज किया जाएगा जिससे कि एमिशंस ना हो, हार्मफुल गैसेस ना निकले, जिससे कि हमारा एनवायरमेंट और ज्यादा खराब ना हो, ऐसी चीजों का यूज किया जाएगा। ये सारे देशों ने मिलके प्लेज लिया था, सारे देशों ने मिलकर प्रॉमिस किया था दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर। G20 नेशंस ने ये प्लेज लिया था, ठीक है। डिस्कस ब्रीफली द रेशनल, हमें इसमें बस यही बताना है कि ये क्यों किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से किसी एक देश को नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों को जो है प्रॉब्लम हो रही है। हर किसी देश में जो है एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है ओवर द ईयर्स, कई नई बीमारियां आ गई हैं, कहीं कोविड आ गया, कहीं कुछ आ गया, ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से सभी देशों ने प्लेज लिया था। ये सारी चीजें आप इसके अंदर बता के आओगे। It would be unclear to say that the growth of human capital lays the ground for economic growth of a nation. Do you agree with the given statement? Support your answer with valid illustration. कहते हैं कि अगर किसी भी देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है
किसी भी देश में अगर ह्यूमन कैपिटल जो है उसका ग्रोथ होगा, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी देश में अगर ज्यादा होगी तो उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होगी। हर देश के लिए ये बात सच है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो क्या ये बात सच है या क्या ये बात झूठ है, आपको इसमें ये बताना है। तो इसमें आप बेसिकली ये बता के आओगे कि हाँ ये बात सच है, कि हम बोल तो सकते हैं कि हाँ जैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ होगी, तो ओवरऑल हम देखें कि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पर इट इज अनक्लियर टू से फॉर एवरी नेशन। आई एग्री विद द स्टेटमेंट, हर देश के लिए ये चीज ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ देश ऐसे होंगे जहां पे शायद एजुकेशन लोगों को मिल जाती होगी फॉर एग्जाम्पल, पर वो अगर एजुकेशन अच्छी ही नहीं है, अगर वो एजुकेशन लोगों को कोई स्किल्स ही नहीं सिखा रही, अगर वो एजुकेशन लोगों को नौकरी ही नहीं दिला रही, तो उस एजुकेशन का क्या फायदा। आप तो बोलोगे एजुकेशन मिल गई तो ह्यूमन कैपिटल बन गया। अरे अगर उस एजुकेशन से कोई स्किल्स नहीं सीख रहे हो, तुम्हें एक्चुअल में कुछ समझ आ ही नहीं रहा है, तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है, तो देन व्हाट इज द पॉइंट। तो हाँ, ऑल्दो ह्यूमन कैपिटल की वजह से, ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बट आई कैन नॉट से दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी नेशन, बिकॉज अक्रॉस नेशंस ह्यूमन कैपिटल का हमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी भी चेक करना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट द सेम फॉर एवरी नेशन। जिस नेशन में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्वालिटी अच्छी है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो सिर्फ क्वांटिटी से हम नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ हर एक नेशन के लिए सेम टू सेम होगी, ठीक है। सो इट इज नॉट द सेम फॉर एवरी नेशन, ऑल्दो ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बट आई कैन नॉट से दिस फॉर ईच एंड एवरी नेशन, क्योंकि क्वालिटी भी भैया मैटर करती है। तो आई एग्री विद द स्टेटमेंट, बिकॉज क्वालिटी हम चेक करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हो रही है, ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ हो रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर बेस्ड ऑन द SAGY, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेजी के ऊपर पहले भी पास्ट में हमें केस स्टडी देखने को मिली है और इस बार भी हमारे सैंपल पेपर में आया हुआ है। इसके अंदर क्या बोला जाता है कि जो भी सांसद है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपने अंदर कोई ना कोई अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक विलेज को अडॉप्ट करेंगे और वो उस पर्टिकुलर विलेज को जो है हेल्थ देने वाले हैं, एजुकेशन देने वाले हैं, ओवरऑल उस विलेज को जो है वो लोग अडॉप्ट करके उस विलेज को इंप्रूव करने वाले हैं। ये इस स्कीम ने बोला था कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि सांसद के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उन सबको बोला गया कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी जो विलेज आता है, तुम एक ना एक विलेज को तुम क्या करोगे, हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक विलेज को अडॉप्ट करेगा और एक विलेज को अडॉप्ट करके तुम्हें क्या करना होगा, उस विलेज में हेल्थ और एजुकेशन को इंप्रूव करना होगा, यानी कि उस एक पूरे के पूरे विलेज की तुम्हें डेवलपमेंट करनी होगी। यही चीज यहाँ पे दिखाई है कि ये पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को बोला है कि तुम्हें विलेजर्स को जो है हेल्थ एंड एजुकेशन देनी है। ये इधर तुम्हें विलेज दिखाया हुआ है, अगर तुम देखो पूरी की पूरी पिक्चर तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि पार्लियामेंट और विलेज की बात यहाँ पे हो रही है। अगला इसमें क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्टेट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एलाइड एक्टिविटीज। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि जो हमारे पास रूरल एरियाज हैं, हमने रूरल बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लोग जो है वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर में पैसा भी चाहिए, बैंकिंग सिस्टम भी अच्छा नहीं है, तो क्यों ना एग्रीकल्चर छोड़ के कुछ और काम कर ले लोग। तो एलाइड एक्टिविटीज कौन सी हो सकती है वो तुम बताओ। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, और तो हम यहाँ पे फिशरीज कर सकते हैं, ठीक है, लाइफ स्टॉक यानी कि एनिमल से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, ठीक है, डेयरी का काम कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा काम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो बट नॉट एग्जैक्टली एग्रीकल्चर, यानी कि हम नेचर से रिलेटेड हो, ठीक है, जैसे कि फिशरीज है, लाइफ स्टॉक है, एनिमल हस्बेंड्री है, आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। एग्रीकल्चर तो आपका सीजनल है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर सीजन में आपको काम ही नहीं मिलेगा, बट इन चीजों में आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। तो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू नेचर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो एनिमल से रिलेटेड काम ही यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या आ गया, एक आगे पूरी की पूरी जी केस स्टडी, स्टेट एनी 2 मेजर सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन द वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे अगर हमें दिया हुआ है सोर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो हमें जैसे कि ये सोर्स दिया हुआ है, अदर देन दिस आप सोर्स क्या लिखोगे, एक तो है हमारा सेंसस, पॉपुलेशन का सेंसस जो हर 10 साल में होता है, वो हमें वर्कफोर्स और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। इसके अलावा हमारा NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की, जो कि डेटा कलेक्ट करती है और डेटा कलेक्ट करके हमें बताती है हर साल की क्या कहते हैं, हमें बताती है रेगुलर बेसिस पे कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, इसके बारे में बताया जाता है। 2 मेजर सोर्सेज है, ये याद कर लेना, सेंसस, NSSO, इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। Defend or refute the statement given valid arguments. The labor force encompasses a broader category than the workforce. तो ये बात बिल्कुल सच है, लेबर फोर्स में हम हर उस इंसान को इंक्लूड करते हैं ये जो काम करने के लायक है, जो एबल है, ठीक है, जो काम करने को रेडी है, उन सबको लेबर फोर्स में काउंट करते हैं। पर वर्क फोर्स में हम सिर्फ उसको काउंट करते हैं जो एक्चुअल में एम्प्लॉयड है, ठीक है।
टेक्निकली मैं लेबर फोर्स में दो तरीके के लोगों को काउंट करती हूँ, जो एम्प्लॉयड है प्लस जो अनएम्प्लॉयड है, पर काम करने को तैयार हैं, काम करना चाहते हैं, काम ढूंढ रहे हैं। यानी कि मेरे पास अगर 10 लोग खड़े हैं, उन 10 में से आधे लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं, नौकरी मिल गई, पर 5 लोग हैं उनमें से ऐसे आधे लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं पर नौकरी नहीं मिल रही, यानी कि अनएम्प्लॉयड है, वो लेबर फोर्स में आते हैं। पर वर्क फोर्स में मैं सिर्फ उनको काउंट करूंगी जो एक्चुअल में एम्प्लॉयड वाले लोग हैं, सिर्फ उनको मैं वर्क फोर्स में काउंट करती हूँ। तो जो लेबर फोर्स है वो ऑब्वियसली एक ब्रॉडर कैटेगरी है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों लोग आते हैं, पर वर्क फोर्स में सिर्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। अब वो कुछ टाइम के लिए अगर बीमार हैं तो वो अगर काम नहीं करे अलग बात है, बट जिनको काम मिला हुआ है वो वर्कफोर्स में आते हैं। आप यहाँ पे एम्प्लॉयड का मतलब बता सकते हो कि एवरी सच पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड इज गेटिंग वर्क is called employed। and unemployed कौन होगा? who is willing and able to work at existing wage rate, पर उसको काम नहीं मिल रहा, वो unemployed है। तो लेबर फोर्स में दोनों आएंगे, वर्क फोर्स में सिर्फ एम्प्लॉयड आएंगे। तो दैट इज वाई लेबर फोर्स जो है एक ब्रॉडर कैटेगरी है, ठीक है। State any one type of employment. Workers can be categorized into different types depending on their status। अब जो हमारे वर्कर्स है वो हायर्ड वर्कर हो सकते हैं, जिनको रेगुलर सैलरीड जो एम्प्लॉइज होते हैं, जिनको रेगुलरली काम मिल रहा है, वो कैजुअल वर्कर्स भी हो सकते हैं जिनको रेगुलरली काम नहीं मिल रहा है। आपको जस्ट स्टेट करना है वन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप उसको बता सकते हो, ठीक है। कोई भी एक हायर्ड वर्कर्स बता सकते हो, रेगुलर सैलरीड जो एम्प्लॉइज हमारे होते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आप बता सकते हो, कैजुअल वेज वर्कर्स आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आप यहाँ पे जस्ट स्टेट करना है, एक टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक नंबर में आप करके आ सकते हो, ठीक है। आगे हमारे पास आता है अंडर द आईपीआर द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट द रीजनल इक्वालिटी। आईपीआर के अंदर हमने क्या किया था? रीजनल इक्वालिटी हमने लानी चाहिए थी। ये चीज सच है। क्यों सच है? क्योंकि आईपीआर के अंदर हम क्या कर रहे थे, हमारी जो गवर्नमेंट थी, जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर मेन रोल प्ले कर रहा था। एंड पब्लिक सेक्टर का काम था कि वो सोशल वेलफेयर पे काम करे, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही थी, पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही थी। तो ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर उन रीजन्स में काम करना चाहता था जहां पे गरीबी ज्यादा है, जहां पे अपलिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आईपीआर के अंदर हम लोग लाइसेंसिंग लेकर आए थे। एंड लाइसेंसिंग में भी बोला गया था कि अगर तुम बैकवर्ड एरियाज में बिजनेस खोलना चाहते हो, इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, तो तुम्हें बहुत आसानी से तुम्हारा लाइसेंस मिल जाएगा। अगर तुम बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज नहीं खोल रहे हो तो तुम्हें लाइसेंस लेने में दिक्कत होगी, लेकिन जो बैकवर्ड एरिया में खोलेगा उसको बड़ी आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट के लिए काम करना अलाउड नहीं था ऑब्वियसली, जितने भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज थी उनको, ठीक है। दैट इज वाई प्राइवेट सेक्टर को काम नहीं करने दिया जा रहा था। आईपीआर के अंडर आप इसमें बताओगे कि हमने जो है ए, बी और सी में डिवाइड कर दी थी इंडस्ट्रीज, जिसमें से हमने बोला था कि ए में तो इतनी इसेंशियल इंडस्ट्रीज है कि सिर्फ सरकार ही काम कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर आ ही नहीं सकता। बी में दोनों मिलकर करेंगे, सी में प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस, ठीक है। तो अब इतनी इसेंशियल इंडस्ट्रीज थी तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई, मैं प्राइवेट सेक्टर को दूंगा, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, तुम मत करो, मैं ही करूंगी सारा काम, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम आईपीआर के बारे में बताओ एंड इसमें साथ में ये भी बताओ कि वो रीजनल इक्वालिटी कैसे ला रहे थे, ठीक है। डिस्कस द एस्टिमेट्स मेड बाय द नोटेबल स्कॉलर्स रिगार्डिंग द नेशनल इनकम पर कैपिटा ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अब तुम इसमें बेसिकली ये बताओगे कि उस टाइम पे कॉलोनियल रूल के अंडर जो हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे, जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने तो कभी भी ट्राई ही नहीं किया हमारे देश की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का। कुछ एक लोगों ने ट्राई किया, जैसे कि वीके आरवी राव ने ट्राई किया, विलियम दिग्बे ने ट्राई किया, ठीक है। कुछ एक आपको नाम जो है चैप्टर नंबर 1 में दे रखे कि इन लोगों ने ट्राई किया है, ठीक है। आरसी देसाई, दादा भाई नारोजी, वीके आरवी राव, विलियम दिग्बे, इन सब ने ट्राई किया था, जिनमें से वीके आरवी राव के सबसे बेस्ट एस्टिमेट्स निकल के आए थे, ठीक है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग पता चला था कि जो हमारे नेशनल इनकम है, वो हमारा जो ग्रोथ इन आउटपुट है, ग्रोथ इन जीडीपी है, वो 2% से भी कम का है। यानी कि एक तरीके से हमारी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही थी, ये सब हमें पता चला था इन लोगों के एस्टिमेट से, जो कि वीके आरवी राव, दादा भाई नारोजी, इन लोगों ने किया था। ब्रिटिशर्स ने तो कभी ट्राई ही नहीं किया हमारे नेशनल इनकम एस्टिमेट करने का, और सबसे बेस्ट एस्टिमेट किसके थे? डॉक्टर वीके आरवी राव के थे, ठीक है। During the colonial period, India's foreign trade was characterized by the large export surplus। तो हमारा उस टाइम पे एक्सपोर्ट सरप्लस था, पर वो कभी भी हमारे देश में नहीं आ पाया। ऐसा क्यों है? तो देखो, जब ब्रिटिश रूल था तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल को, ठीक है, और इंपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन से फाइनल फिनिश्ड गुड्स को। हमारे देश के लोग इतने गरीब थे कि वो ज्यादा फिनिश्ड गुड्स यूज कर ही नहीं पाते थे इंपोर्टेड चीजों को, तो ज्यादा इंपोर्ट नहीं होता था, ज्यादा एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का, जो कि ब्रिटेन में जाता था, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए। तो हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, जिसकी वजह हमें
एक्सपोर्ट सरप्लस है, जो कि अच्छी बात है, हर देश चाहता है एक्सपोर्ट सरप्लस हो, पर होता नहीं है, आज भी इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट सरप्लस जब होता है तो हमारे देश में बाहर से पैसा आता है, टेक्निकली यस, ठीक है। आज की डेट में जो पैसा आता है वो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के टर्म्स में जमा होता है, पर उस टाइम पे जितना भी हमारे पास एक्सपोर्ट का पैसा आता था वो टेक्निकली हमारे पास आता ही नहीं था, उसका ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यूज कर लेते थे। कहाँ यूज कर लेते थे? अपने ऑफिस बनाने में, अपनी वॉर्स को फंड करने में, अपने कामों के लिए ब्रिटिशर्स उसको यूज कर लेते थे। हमारे देश में जो भी पैसा आता था सामान को एक्सपोर्ट करके, ब्रिटिशर्स जो है बहुत ही कम अमाउंट देते थे इंडियंस को, ठीक है, उनका सामान खरीदने के लिए बहुत ही सस्ते में उनसे सामान खरीदते थे, और जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस हमें बचता था, जितना भी प्रॉफिट मिलता था सामान बाहर बेच के, वो सारा ब्रिटिशर्स अपने ऑफिसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी वॉर्स को फंड करने के लिए यूज कर लेते थे, हम लोग यूज नहीं कर पाते थे। Explain the rationale behind choosing self-reliance as a central planning objective in India's development strategy। तो देखो, जब हमने डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी बनाई, जब हमने 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम शुरू किया, तो हमने उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए, हमने क्या जेम्स बनाए थे, ठीक है, जिसमें से एस क्या था, सेल्फ रिलायंस। तो इसमें हमने सेल्फ रिलायंस क्यों बोला? क्योंकि देखो, हमारा जो पहले हो रहा था हमारे ऊपर, हमारे साथ पहले क्या हुआ कि हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडर हमारे देश में आई थी, ठीक है, लेकिन हम इतना उस पर डिपेंडेंट हो गए कि उसने हमारे देश पे राज करना शुरू कर दिया। अगर हम फिर से दूसरे देश के साथ ज्यादा ट्रेड करते तो फिर से दूसरे देश वाले आते, हम पे राज करने लग जाते, ये हो सकता था। अगर फॉरेन इंटरफेरेंस हमारे देश में होगी ज्यादा, तो वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में फिर से इंटरफेयर करेंगे, हमारे देश में फिर से राज करने बैठ जाएंगे, ठीक है। अदर देन दिस, जब हम बाहर से सस्ते में सामान इंपोर्ट करवाते थे तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो तबाह हो रही थी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारी जो है काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बाहर से इतना सस्ता सामान आ रहा था। तो हमने सोचा हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहते, हम नहीं चाहते फिर से कोई दूसरा देश आए हम पे राज करे, हम नहीं चाहते दूसरे देश का सामान आए और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तबाह हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप हो, इसलिए हमने मेक इन इंडिया भी लाए हम, ठीक है। हमने बोला कि देखो, हम तो अपने देश के लोगों को डेवलप करेंगे, अपने देश के इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, अगर बाहर का सामान आया तो ये इनको कॉम्पिटिशन मिलेगा, और इनको कॉम्पिटिशन हम देना नहीं चाहते। सो टू डेवलप आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, टू रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हमने सोचा कि हम सेल्फ रिलायंस करेंगे, हम अपने ही देश में सामान बनाएंगे, जिसकी वजह से हमने क्या किया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर दिया था। यानी कि इंपोर्ट्स पे हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया, कोटा लगाना शुरू कर दिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो है खत्म होता है पूरे का पूरा सैंपल पेपर। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से सारी चीज क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर किसी को लग रहा है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, तो तुम डरो मत, इस सैंपल पेपर के लेवल से काफी आसान लेवल का पेपर एक्चुअल में तुम्हें पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें एक्चुअल में पेपर काफी आसान देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें बात करूं तो हमारा ये थोड़ा सा जो तुम कह सकते हो ये भी थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये क्या आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, G20 वाला देखा जाए, ये देखा जाए ह्यूमन कैपिटल वाला थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ पे बच्चे 2 रिफॉर्म्स में थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो सकते थे कि हमने ये क्या पूछ लिया, ठीक है। सिमिलरली लिबर्टी इंडिकेटर्स पास्ट में भी आया है बट काफी बार और में आ जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है कंपेरेटिव थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मुश्किल ये पेपर होता है, जो सैंपल पेपर होता है एज कम्पेयर टू द फाइनल पेपर। पर स्टिल अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया देन यू कैन गारंटी कि भाई अगर इतना ये मुश्किल वाला कर लिया तो आसान वाला तो हो ही जाएगा। तो आई होप तुम्हें एक अच्छा आइडिया हो गया होगा तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल अभी तक क्या है। अगर ये तुम्हें अच्छे से आ गया देन डोंट वरी, पेपर तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। अगर ये नहीं आया ज्यादा अच्छे से तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, बट हाँ थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करो, थोड़ी सी तेज अपनी गाड़ी चलाओ और बहुत अच्छे से अपने इकोनॉमिक्स पेपर की तैयारी करो, ठीक है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत ही ज्यादा अच्छी सीरीज आने वाली है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, फॉर्मूला शीट, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सब कुछ मैं कल के दिन में लाने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।